स्पीकर किसी भी लेवल के 22वीं ग्रेड 22 तक के चीफ सेक्रेटरी तक के लेवल के ऑफिसर की ना वो उसकी इंक्वायरी करवा के उसकी पूरी समाअत कर सकता है कोर्ट में। हुकूमत के खिलाफ मैदान में नहीं आएगा कोई, इस रियासत के खिलाफ जो हम बात करते हैं कि जनाब कोई खड़ा नहीं होगा, और ये लोग आज खुद जो है ना झांक की तरह बैठ जाए। पार्लिमानी निज़ाम में अपोजिशन का रोल कितना खूबसूरत होता है वो आप इस फिल्म में देखेंगे। कल की कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो भी शरीक थे और उन्होंने उस वक्त कहा था कि ये तो हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है और हम इसके ऊपर अगर हमें जंग भी लड़ना पड़ी तो हम लड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मशरक डिजिटल के साथ मैं हूं मोहम्मद शहवैंस और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर साफ़ी तजज़ियाकार कमर ज़मान भट्टी साहब। पंजाब असम्बली में एक मुतनाज़ा बिल आया और उस बिल के पेश होने के बाद इवन कि उस पंजाब असम्बली के जो स्पीकर है उन्होंने भी उस पर एतराज़ उठाया और उन्होंने कहा कि मुझे बताए बगैर कैसे ये कायमा कमेटी को बिल रेफ़र होगी। इस पर भी बात करेंगे। और मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान का जो तनाज़ा चल रहा है कुछ वज़रा के साथ, कुछ वज़रा के बयानात के उन्होंने जवाब भी दिए, उस पर भी भट्टी साहब से जो उसकी अपडेट हैं वो लेंगे। और सिंध ताश मैदे के हवाले से कल इस्लामाबाद में एक इंटरनेशनल सेमिनार मुनक्किद हुआ जिसमें जो है वो कुछ अहम बातें हुई। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया। सिंध ताश मैदे के हवाले से कल जो सेमिनार जना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में हुआ उसमें जो सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन के जो सदर हैं उन्होंने ये तजवीज़ दी कि चीन को भी इस माहदे में शामिल करना चाहिए ताकि एक जो है वो 3 मुल्कों का ये माहदा बने, साफरीक माहदा होगा तो फिर उस पर खिलाफ वर्जी भी इंडिया इतनी नहीं कर सकेगा। तो कैसे देखते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि इंडिया पे तो कोई असर नहीं पड़ा, पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट में भी गया, तो ये मामला कैसे हल होगा? जाहिर सी बात है एक ऐसा मामला है जो जंग का बायस भी बन सकता है, पानी का जो मामला है। हाँ बिल्कुल शुएब, ये जो सिंध ताश एग्रीमेंट है ये दोनों मुल्कों ने बाहमी तौर पे मिल के बनाया। बिल्कुल। और इस मुआहदे में बुनियादी तौर पे पानी की तकसीम का इशू जो है वो सॉल्व हुआ, चूँकि 6 दरिया जो हैं वो मुख्तलिफ साइड से आते हैं। हिमालय से आप कह रहे हैं कि पहाड़ों से उतरते हैं ये दरिया, वहाँ के ग्लेशियर से। तो जब तकसीम पाकिस्तान हुई तो उसके बाद ये लग रहा था कि ये दोनों मुल्कों के दरमियान एक तनाज़ा ऐसा होगा जो दोनों मुल्कों के दरमियान जंग का बायस बन सकता है। तो उस वक़्त फिर इंटरनेशनली इसको देखा गया और उन्होंने पूरी एक एक्सरसाइज की गई और दोनों मुल्कों को इस बात पे आमादा किया गया कि एक मुख्तलिफ दरियाओं को मुख्तलिफ हिस्सों में बांट देते हैं ताकि पानी जो है वो हर मुल्क अपने अपने ज़रूरत के मुताबिक जो है उसको सेव भी कर सके, उसको जितना उसको चाहिए उतना सेव करे और जितना नहीं चाहिए वो बेशक समंदर में बह जाए। और इसी के ऊपर फिर 2 डैम जो हैं वो पाकिस्तान में भी बने, मंगला और तरबिला, और ये इंटरनेशनली फंडेड, आपके वर्ल्ड बैंक की सारी इसकी पीछे सारी फंडिंग थी तो उसके नतीजे में वजूद में आया। तो अब इस मुआहदे के तहत जो है इंडिया जो है वो डाउन स्ट्रीम में आने वाले जितने दरिया हैं उसमें अगर पानी छोड़ता है जो कि उसकी मलकियत है, जैसे रावी है, सतलुज तो बिल्कुल वहीं पे ख़त्म हो गया हुआ है, ब्यास है और सतलुज कह रहा हूँ, ब्यास वहीं पे ख़त्म हो गया और सतलुज, तो ये तीनों दरियाओं के ऊपर अगर इंडिया पानी छोड़ेगा तो इंडिया हमें बताने का पाबंद है 24 आवर पहले कि मैं यहाँ पे पानी छोड़ने लगा हूँ, तो आप अपने कोई हिफाजती इंतजाम जितने भी हैं वो कर लें, क्योंकि वहाँ पे उसको बंद बनाने या डैम बनाने का राइट दिया गया। इसी तरीके से जो दरिया पाकिस्तान के हिस्से में आए, जेहलम का दरिया है, चनाब का दरिया है, तो इनके ऊपर वो बंद भी एक्चुअली नहीं बना सकता, डैम नहीं बना सकता। लेकिन इंडिया ने खुलेआम कह लें कि वायलेशन की है इसके ऊपर। बगलियार डैम की अगर बात की हो, पाकिस्तान ने इसके ऊपर इस मामले को भी चैलेंज किया हुआ था, सारा कुछ किया। तो इंडिया कई मौक़ों के ऊपर पानी का इस्तेमाल जो है वो इस अंदाज से करता है कि पानी वो इतना छोड़ देता है कि पाकिस्तान के अंदर पूरी आपको कह लें कि तबाही बर्बादी हो जाती है, हमारे यहाँ सैलाब आ जाता है पूरा, और इसको बाज़ हल्के हमारे जो है वो अभी जाहिरियत से करते हैं कि ये इंडिया की तरफ से पाकिस्तान की आवाम के लिए एक अभी जाहिरियत है। चले दरियाओं में पानी आना खुश आइंदे इस हवाले से कि दरिया साफ़ भी हो जाते हैं, पानी भी आ जाता है, सारा कुछ हो जाता है और लोगों को एक अलग ज़िंदगी की नई उम्मीद भी बनती, सारा कुछ होता है। अब ये जो 9 मई के बाद जो 10 मई को जो वाक़या हुआ, जो जिस तरीके से इंडिया ने हमला किया, उसके बाद मोदी सरकार ने जहाँ और बहुत सारे इक़दाम किए, ये भी किया, तो इसके ऊपर अब पाकिस्तान ने तो उस वक्त ही कह दिया। और कल की कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो भी शरीक थे और उन्होंने उस वक्त कहा था कि ये तो हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है और हम इसके ऊपर अगर हमें जंग भी लड़ना पड़ी तो हम लड़ेंगे।
तो ये सर, आपके साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं विक्टर गो जो कह रहे हैं, इसकी वज़ीर दिफा जो है ख़ारजा आसिफ, उन्होंने भी तायद की कि चीन को देखें, मैं यही आगे इसी तरफ आ रहा था कि अब जो चाइना ने इसमें बात की, क्योंकि चीन से भी पानी का बहाव जो है ना वो नेचुरली मतलब आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की तरफ आता है, और वो भी जाहिर है कोई डैम उनकी तरफ से भी होते हैं सारा कुछ। तो अगर ये सैफ अफ्रीकी हो जाए मुआहदा, तो इसमें तो नो डाउट कि बहुत अच्छी बात हो जाएगी कि इंटरनेशनली 3 मुल्कों के दरमियान एक एग्रीमेंट हो जाएगा, और इंडिया फिर ये जो धमकी लगाता है वो नहीं कर सके कि आपस, चूंकि इंडिया दरियाओं के ऊपर बैठा है तो वो पानी रोकता है, सारा कुछ करता है। इसी तरीके से इंडिया के ऊपर चाइना बैठा है, ऐसे, ठीक है ना। तो जब उसके दरियाओं को भी थोड़ा सा बहाव रुकेगा, डिस्टर्ब होगा, तो फिर उसको भी तकलीफ होगी कि पानी रोकना कहते किसे हैं, ठीक है ना। तो हमारे लिए तो ये हर हवाले से काबिल कबूल है, खुश आइंद है। ये रोक सकता है पानी इंडिया का? बिल्कुल रोक सकता है। वहां पर राय है कि अगर इंडिया हमारा रोकता है बगैर किसी रीजन के, और मतलब ठीक है, जब उसका पानी जब उसके यहाँ सैलाब आ जाए तो फिर वो बहा देगा, और फिर वो कहेगा कि मैं अपने आवाम को मैं क्या कर सकता था, मैं तो पानी रोक नहीं सकता था। और नेचुरली नहीं रोक सकते, पानी नहीं रोका जा सकता। तो इसी चीज़ को समझाने की कोशिश पाकिस्तान बार बार कर रहा है कि ये एग्रीमेंट कोई ऐसा नहीं था जिससे आप राय फरार अख्तियार करें। दुश्मनी आपकी हमारी है और रहेगी, जब तक आप रखना चाहते हैं हम भी तैयार हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन क्या इस दुश्मनी की बुनियाद के ऊपर आप लोगों को प्यासा मारना चाहते हैं? क्या इस दुश्मनी की बुनियाद के ऊपर आप लोगों को जो है वो पानी में बहाना चाहते हैं? तो ये दोनों सोचें जो है, ये एक आप कह लें कि कुदरत के जो असूल ज़वाबित हैं उसके बहुत खिलाफ है। तो पाकिस्तान बहरहाल अपना केस लड़ रहा है, और मैं समझता हूँ कि इसमें अगर चाइना आ जाए तो पाकिस्तान के दोबारे न्यारे हो जाएंगे। फिर वो तकलीफ जो पाकिस्तान को इंडिया देने की कोशिश करता है, वो तकलीफ थोड़ी सी चाइना देगा ना, हल्का सा थोड़ा सा सेका आ गया ना, तो उसको पता चल जाएगा कि पानी रोकना कैसे कहते हैं। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट है, और पाकिस्तान बड़े बेहतर अंदाज में, और क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में कराई है, तो बहरहाल इंडिया के लिए बड़ा क्लियर मैसेज है कि अगर आप हमारे पानी को रोकने की कोशिश करेंगे तो आपके पानी के रोकने का बंदोबस्त भी किया जा रहा है। ठीक है। अच्छा सर, पंजाब असम्बली से रिलेटेड 2 इश्यूज हैं, और चूँकि आप कवर भी करते हैं पंजाब असम्बली को, जो मुतनाज़ा बिल आया, कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल अफेंडर्स एंड एंटी सोशल एक्ट जो है 2026, वो एक ऐसा मुतनाज़ा बिल है कि कॉलोनियल दौर का एक बिल है, जिसमें जो है वो समाज दुश्मन और इस तरह जो है वो चीज़ें डिफ़ाइन की गई हैं। तो स्पीकर के सामने बिल आया तो काबीना से मंजूरी कैसे हो गई, और जो खालिद महमूद राजा साहब हैं जिन्होंने पेश किया, वो कह रहे हैं कि मरीम नवाज साहिबा को इसका पता है। तो ये बिल बिल्कुल अभी भी हल्के कह रहे हैं असम्बली से कि ये बिल तो पास होना ही है, कोई रोक नहीं सकता। अच्छा देखें, जो ये बिल जो है ना, और इस नोयत का मिलता जुलता बिल माजी में जब बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की हुकूमत थी, तो वो भी इसी नोयत का एक बिल लाने की कोशिश कर रहे थे कि जिसमें कोई ऐसा जो समाज दुश्मन अनासर है उसकी निशानदेही हो और उसको वो कड़ा लग जाए, जैसे कि दुनिया में होता है, तो ताकि वो अंडर ऑब्जर्वेशन रहे और लोगों को भी पता हो कि ये बंदा जो है ये ख़तरनाक है, और उसको भी पता हो कि आवाम की नज़र उसके ऊपर है, इदारों की नज़र उसके ऊपर है, तो वो किसी तरीके से कंट्रोल में रहेगा। तो ये एक पुराना बिल है जिसको थोड़ा सा नए शक्ल में डेवलप किया गया, लेकिन खौफनाक बात ये हुई कि एक तो ये स्पीकर साहब के नॉलेज में नहीं लाया गया। बड़ा जिस तरीके से होता है ना कि बारीक वारदात बारीक तरीके से ही होती है, ठीक है ना, कि वो बारीक तरीके से अंदर किसी चेयरमैनशिप की मौजूदगी में वो बिल पेश करके वो स्पीकर नेचुरली जो भी चेयर पे बैठा वो स्पीकर उस वक्त हो जाता है, वो उसके पास वो पावर्स होते हैं, पावर्स वो नहीं थे। तो उनसे बड़े भरपूर खामोशी के साथ उनको ये बिल ये चोरी छुपे पेश कर दिया गया। वो कमेटी को भी चला गया, कमेटी ने मनोन पा। अब कमेटी देखिए खौफनाक बात क्या है, खौफनाक बात यह है कि मतलब पार्लिमानी निज़ाम में अपोजिशन का रोल कितना खूबसूरत होता है वो आप इस बिल में देखेंगे कि अगर अपोजिशन कमेटियों के अंदर मौजूद हो, जैसे कि हैं इस कमेटी में भी पीटीआई के लोग मौजूद हैं, लेकिन चूंकि वो बाइकाट पे हैं, वो किसी कमेटी में जाना गवारा नहीं करते, उन्होंने एक अपना ही एजेंडा लिया हुआ है।
कि जो कॉन्स्टिट्यूशनली कानूनी तौर पे उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है बतौर रिप्रेजेंटेटिव और फिर उन्होंने कमेटियों में स्टैंडिंग कमेटी में अपनी जिम्मेदारी पेश करनी है, उससे वो भाग जाते हैं। सैलरीज वो लेना चाहते हैं और लेते जा रहे हैं, तमाम मुराद भी ले रहे हैं, असेंबली में भी आते हैं, टीएडी भी लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, लेकिन जो जिम्मेदारी उनको है, अगर वो इस स्टैंडिंग कमेटी में अपोजिशन के लोग होते पीटीआई के, मैं माजरत के साथ बात कर रहा हूँ, तो ये इस लेवल पे बात आनी नहीं थी। नेचुरली ये सारी चीजें जो थी जिसमें वो जिसने प्रेजेंट किया उन्होंने तो अपने दिन वो बना दिया। अब इसके जो अब बात कर रहे हैं स्पीकर साहब ने की है कि ये तो कॉलोनीज के दौर के बिल की तरह का बिल है, ये तो उस टाइप का बिल है जो गुंडा एक्ट जो है वो लगाया गया था जनरल अयूब खान के, तो आप किस तरीके से लोगों को अपने शहरियों को इस तरीके से जकड़ना चाह रहे हैं। और इसमें खौफनाक बातें ये हैं कि आप ब्यूरोक्रेसी के 3-4 लोग जो हैं वो एक कमेटी होगी, वो डिसाइड करेगी। अब मुझे बताएं कि कौन सा डिप्टी कमिश्नर, कौन सा एसी, कौन सा ब्यूरोक्रेसी का बंदा जो है वो हुकूमत की मर्जी के खिलाफ करेगा। तो ये एक ऐसी चीज थी जिसको मेरा ख्याल है अब तस्लीम कर लिया गया है। अब मरियम साहबा ने भी इसको अगस्त तक मौखर हो गया वैसे तो ये बिल वापस कमेटी को भेजा, लेकिन अगर मरियम साहब को पता था, खालिद महमूद रांझा जो है वो खुद बता रहे हैं कि उनको पता था, तो इसका मतलब मंजूरी ऊपर से तो आ चुकी है, सब कुछ हो चुका है। लेकिन देखें एक चीज होती है ना, जब आती है, जब लाई जाती है उस वक्त कुछ और बताया जाता है। ब्यूरोक्रेसी तो सब हरा हरा दिखा रही थी ना कि गवर्नमेंट को कि जनाब हमने जनाब सबको तुम देना है इस बिल के बाद, कोई आपकी हुकूमत के खिलाफ मैदान में नहीं आएगा, कोई इस रियासत के खिलाफ जो हम बात करते हैं कि जनाब कोई खड़ा नहीं होगा, और ये लोग आज खुद जो है ना झांक की तरह बैठ जाएंगे, वो ये दिखा रहे थे। मंजर कशी ये हो रही थी, लेकिन जो देखने वाले हैं वो दूर की नजर रखते हैं, उन्हें देख लिया कि इसके बाद तो कोई शहरी सेफ नहीं रहेगा। आज अगर मुखालिफ सियासी पार्टी के लोगों को निशाना बनाया जाएगा तो कल कोई इन्होंने भी मुखालफत में जाना है, कल ये भी अपोजिशन में बैठ सकते हैं, कल कोई तो इनके ऊपर भी ये होगा। तो ऐसे कवानीन जो बाद में लोगों के लिए उनके बाजू मरोड़ने के लिए, उनके हकूक दबाने के लिए हों, तो उस कानून को मुअज़्ज़ज़ माशरे में इजाज़त नहीं दी जाती। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इस हद तक जरूर बात समझी जा रही थी, पहले भी समझी जा रही थी कि जो वायलेटर हैं, जो संगीन जराइम करते हैं उनके, और मैंने कहा कि वो कड़े लगाने की बात और बाकी चीजें वहां तक बात थी उस तक, लेकिन ये उससे बहुत आगे चला गया। तो अब अगर इस बिल ने आना है या तो ये वहीं उस लेवल पे जाएगा, ठीक है ना, कि वो लोग ठीक है उस तरीके से नहीं है। आपको जिन्होंने कहा ना कि ये अगस्त में आ जाएगा और मनोवन वाला मसला ही नहीं है, क्योंकि इस कानून के साथ मुझे बताया ना कि ये जो कम्युनिकेशन का, टेलीकम्युनिकेशन का था, उसमें भी उन्होंने दिखाया कि जनाब चूंकि लोग एग्रीमेंट से मुकर जाते हैं तो टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों का जो है वो पैसा लाखों करोड़ों रुपए लग जाता होता है वहां पे टावर लगाने में, तो वो जब मुकरते हैं, जब वो इनराफ करते हैं तो उसके बाद बहुत सारा डूब जाता है। तो उनको कंट्रोल करने के लिए ये कानून बड़ी जरूरी है। टेलीकम्युनिकेशन में भी यही किया गया और इसमें भी यही किया गया। ये जो बारीक वारदात है ना, इससे मतलब मैं कहता हूं कि ये बड़ी गलत वारदात थी। और टाइम पे अंदाजा अब मेरा नहीं ख्याल कि ये इस तरीके से आएगा, अगर आएगा तो ये सिर्फ उतनी लेवल पे आएगा जिसमें सिर्फ ऐसे अनासर जो समाज अनासर हैं वाकई, जिनसे लोग परेशान हैं, उनकी निशानदेही की हद तक और उनको अंडर कंट्रोल रखने की हद तक होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। सर, मलिक मोहम्मद अहमद खान का इशू भी चल रहा था, हमने देखा कि कसूर पुलिस से शुरू हुआ, असेंबली में पहुंचा, फिर मरियम साहिबा से उनकी मुलाकात भी हुई, लेकिन उस मुलाकात के बाद अज़मा बुखारी ने उन पे आप कह लें कि तंज़िया फ़िक्र भी कसे असेंबली में। तो आप जाते हैं असेंबली, अभी इजलास भी चल रहा है, तो मामला सॉर्टेड हो गया है या अभी चल रहा है? देखें, अज़मा ने जो जुमले कसे थे तो मतलब ज़ाहिर उस वक्त लोग यही क्यास कर रहे थे कि ये अज़मा के जुमले जो हैं ये अज़मा के नहीं हैं, बल्कि इसके पीछे बहुत टॉप लेवल की जो क़यादत है वो मौजूद है, क्योंकि ज़ाहिर है वो वज़ीर इत्तलात हैं। तो वो स्पीकर साहब के ऊपर ये समझा जा रहा था कि स्पीकर साहब जो है अपोजिशन को जो रिलैक्स दे रहे हैं या ढील दे रहे हैं, ये गैर ज़रूरी है, और इसके नतीजे में जो है ना जो हुकूमत मामला कंट्रोल करना चाह रही है, स्पीकर साहब उसको कंट्रोल नहीं होने दे रहे, लिहाजा उन्होंने उनको ऊपर एक बुछाड़ कर दी। फिर उसके नतीजे में एक ऐसे मामले को, जो मामला तकरीबन दोनों पार्टियों के दरमियान सेटल हो चुका था, उसके ऊपर जो है वो उन्होंने स्पीकर साहब के खिलाफ पूरी एक आप कह लें कि सोशल मीडिया कैंपेन की गई, ठीक है ना। अब इस कैंपेन का जब ब्यूरोक्रेसी को इस लेवल पे शय मिल जाए और वो सोशल मीडिया के ऊपर सिटिंग स्पीकर के खिलाफ इतनी कैंपेन कर दे, ठीक है ना, तो स्पीकर साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में, बहुत ही अच्छे अंदाज में इस मामले को टैकल किया
और गवर्नमेंट के तमाम कॉर्नर्स को भी ये रियलाइज कराया कि आप अगर अरकान असम्बली की इज्जत और एहतराम को महलूज़ खातर नहीं रखेंगे तो कल को ये आज आग स्पीकर हाउस तक गई है, कल को किसी और हाउस तक चली जाएगी। तो इसको देखा जाना ज़रूरी है। फिर इसके ऊपर देखा आपने कि अपोजिशन के जो आप कहने वैसे तो कोलिशन में ही हैं, पीपल्स पार्टी के पार्लियामेंट्री लीडर अली हैदर गिलानी, उन्होंने इसके ऊपर इस तहरीक इस्तेकाक मूव की, मलिक अहमद सईद खान ने इसके ऊपर तहरीक इस्तेकाक मूव की। और उसके ऊपर इस्तेकाक कमेटी में कौन चेयर कर रहे थे? आपने अज़मा की बात की ना, इस्तेकाक कमेटी के चेयर कर रहे थे समीउल्लाह खान साहब, जो अज़मा बुखारी के शौहर है। तो कहीं ना कहीं सेटलमेंट हुई कि उसके बाद जो आईजी साहब भी उस इस्तेकाक कमेटी के रूबरू आए और जो डीपीओ कसूर है आफ्ताब पहलवान साहब वो भी उसमें आए। और वो जो ये उनके ऊपर इल्ज़ाम आया कि वो उन्होंने जी सोशल मीडिया के ऊपर सिटिंग स्पीकर के खिलाफ एक पूरी कैंपेन लॉन्च की है, इस कैंपेन को वो डिफेंड नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए कि नहीं वो उनके ऊपर सबसे बड़ा इल्जाम ही यही आया है डीपीओ के ऊपर कि उन्होंने मतलब केस को देखते, वो अपने मामलात को देखते, अपने जो एक्शन थे उनकी हद तक तो बात ठीक है जस्टिफाई हो सकती थी, लेकिन उसके ऊपर एक पूरी कैंपेन स्पीकर के खिलाफ चलाना और स्पीकर को कटहरे में खड़ा कर देना कि स्पीकर साहब जो है वो गैर कानूनी अहकामात जारी करते हैं, गैर कानूनी सिफारिशें करते हैं और ये करते हैं वो करते हैं। और उसके बाद अब पोजीशन ये है कि जुडिशल कमेटी को रेफर हुआ है। और जुडिशल कमेटी आप कह लें कि एक ऐसी कमेटी है जिसके ये 2021 में मामला हुआ था जब सारा आप कह लें कि चौधरी परवेज़ लाई स्पीकर थे और उन्होंने एक प्रिविलेज एक्ट लाया। इससे पहले ये इस्तेकाक कमेटी के आगे अरकान असम्बली अपने मामलात लाते हैं और वहाँ पे इस्तेकाक कमेटी में वो स्पीकर साहब की हदायत के ऊपर कमेटी के चेयरमैन जो है वो बुलाते हैं मुतल्लिका अफसरान को और उनकी पेशी होती है, सारा कुछ होता है, उसके बाद कार्रवाई होती है हल्की फुल्की। लेकिन इसमें ये किया गया इस एक्ट में कि स्पीकर्स को जुडिशियल पावर दी गई, स्पीकर अदालत लगा सकता है, स्पीकर किसी भी लेवल के 22वीं ग्रेड 22 तक के चीफ सेक्रेटरी तक के लेवल के ऑफिसर की ना वो उसकी इंक्वायरी करवा के उसकी पूरी समाअत कर सकता है कोर्ट में। तो ये पहला केस है जो उस कोर्ट में अब चला गया है, ठीक है ना। तो उस कोर्ट में के पास पावर्स हैं कि 3 महीने की सजा दे दे, बर्खास्तगी की सजा दे दे। तो अब ये तो है कि चीज़ें आ रही कि मामला खुश उसलूबी से तय हो गया, लेकिन इस खुश उसलूबी में जो अपर हैंड है वो स्पीकर साहब का हुआ है, स्पीकर साहब को विन हुई है और गवर्नमेंट जो है वो थोड़ी सरेंडर हुई है। अब ये देखो कि क्या सजा होती है कि नहीं होती डीपीओ को, क्या उनको माफ़ी मिल जाती है, क्या उनके लिए कोई और रास्ता निकलता है। लेकिन ये है कि अरकान असम्बली ने अपने इस्तेकाक के मामले को, अपनी इज्जत के मामले को जो है ना वो मिल बैठ के नो कॉम्प्रोमाइज, इसको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को मैसेज दे दिया कि ये जो चीज़ है ना ये नाकाबिले बर्दाश्त है। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल हमने देखा कि इस केस में भी और बाकी बहुत से केसेस में हमने देखा कि ब्यूरोक्रेसी का जो रोल है और ब्यूरोक्रेसी का जो इम्पैक्ट है वो बढ़ता जा रहा था जो अवामी नुमाइंदे हैं उनकी निस्बत। तो ये केस भट्टी साहब बता रहे हैं कि ये आप देखते हैं इस पर क्या फ़ैसला आता है। और जिस तरह एक मुतनाज़ा बिल की मंजूरी की भी बातें की जा रही हैं वो हमें बता रहे थे कि ये इसी शक्ल में मंजूर नहीं होगा बल्कि इसमें बहुत सी अमेंडमेंट्स होंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।